नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात योगी सरकार के नाराज मंत्रियों की। आज उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश खटीक के 2 पन्नों का इस्तीफा दिन भर चर्चा का केंद्र बना रहा। इस्तीफे की जो वजह बताई है वो सीएम योगी के लिए परेशान करने वाली है। भले ही योगी टफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अपनी दूसरी इनिंग्स में करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति का कड़ाई से पालन करवा रहे हैं, लेकिन दलित मंत्री दिनेश खटीक के आरोप चौंकाने वाले हैं। सवाल पड़ा है क्योंकि आरोप विपक्ष के नहीं बल्कि योगी सरकार के एक मंत्री ने अपने त्याग पत्र में लगाए हैं। नाराज मंत्रियों की लिस्ट में सिर्फ खटीक का नाम नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद हो या फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वो भी मौजूदा सरकार की वर्किंग स्टाइल से संतुष्ट नहीं है। आज मंत्री की नाराजगी को लेकर योगी ने क्या बड़ा फैसला किया है, इस रिपोर्ट में समझिए। 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ नए मंत्रिमंडल के साथ दूसरी इनिंग की शपथ लेते हैं, लेकिन सिर्फ 117 दिनों के भीतर ही अंदरूनी खींचतान शुरू हो गया। खबर यही है, योगी सरकार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद नाराज हैं। पश्चिमी यूपी से मंत्री दिनेश खटीक के त्यागपत्र देने की खबरें हैं, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूदा सरकार की वर्किंग स्टाइल से नाखुश हैं। अब सवाल यही है कि ये नाराजगी योगी की वर्किंग स्टाइल से है या फिर मंत्री के अपने अपने विभाग के अफसरों की वर्किंग स्टाइल से। यहाँ आपको ये समझना है कि नाराजगी का धुआं उठा है तो आग कहीं न कहीं जरूर लगी होगी। अगर आप मंत्रियों की नाराजगी और योगी आदित्यनाथ के दफ्तर की तरफ से किए गए ट्वीट की टाइमिंग देखें तो तस्वीर कुछ हद तक साफ हो जाएगी। ट्वीट का मजमून है, मंत्री अपने राज्य मंत्रियों से तालमेल रखें, अपने स्टाफ पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। मंत्री अपनी सरकार के मंत्रिमंडल के नाम ये संदेश योगी आदित्यनाथ का है, तो क्या योगी का इशारा जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक और ट्रांसफर पोस्टिंग वाले खेल में घिरे मंत्री जितिन प्रसाद की तरफ है? नाराजगी का आलम यह है कि 25 मार्च को दिनेश खटीक राज्य मंत्री की शपथ लेते हैं और 19 जुलाई यानी सिर्फ 117 दिन में ही खुद चिट्ठी के जरिए इस्तीफे की पेशकश कर देते हैं। त्यागपत्र में खटीक ने जो वजह गिनाई उससे साफ है कि योगी सरकार के अंदर कलह की जड़ें बहुत गहरी हैं। खत के जरिए दिनेश खटीक ने अपनी ही सरकार की कलई खोल दी। मैं दलित समाज से हूँ, इसलिए मेरी अनदेखी की गई। नमामि गंगे और हर घर जल योजना में नियमों की अनदेखी हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं दलित समाज से हूँ, इसलिए मेरी बातें नहीं सुनी जाती। मेरी अनदेखी से दलित समाज आहत है। मेरा कोई मंत्री के तौर पर अस्तित्व नहीं है। मेरे लिए राज्य मंत्री के तौर पर काम करना दलित समाज के लिए बेकार है। ना मुझे बैठक में बुलाया जाता है, ना ही मुझे मेरे मंत्रालय में हो रहे कामों के बारे में बताया जाता है। मैं आहत होकर अपना त्यागपत्र दे रहा हूँ। बड़ी बात यह है कि खटीक न तो सीएम योगी के मंत्रियों के साथ हुई बैठक में मौजूद थे और न ही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की बुलाई बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। ऐसे में दिनेश खटीक के इस्तीफे वाली चिट्ठी वायरल हुई तो उनसे संपर्क करने की कोशिश हुई। हालांकि दिनेश खटीक लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर नहीं मिले। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक की नाराजगी अब सामने आ रही है। उसके बीच में चर्चा ये भी दिखाई दी कि दिनेश खटीक ने कल 11 बजे अपने इसी आवास से निकले ये बता करके कि वो एक कार्यक्रम में जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद से वो अपने आवास पर वापस नहीं लौटे हैं। इसके बाद इस तरीके की सूचना मिली कि राजभवन पहुंच के उन्होंने 2 पन्नों की एक चिट्ठी दी जिसे इस्तीफा कहा जा रहा है, लेकिन सरकार के हवाले से अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है। जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री दिनेश खटीक, चर्चा हुई कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, घर पर उनकी मौजूदगी नहीं है। पड़ताल करने हम इस वक्त आए हैं लखनऊ के बापू भवन जहां उनका दफ्तर है, पर यहां पर भी आप अगर देखेंगे बाहर उनका बोर्ड जरूर लगा है पर अंदर कोई नहीं है। अंदर एक चेयर है, ऊपर प्रधानमंत्री की तस्वीर और गवर्नर आनंदीबेन पटेल की तस्वीर, पर यह ऑफिस में सन्नाटा है। यहाँ पर उनकी मौजूदगी नहीं है और जब यहाँ पर अफसरों से बातचीत करी गई है तो उनका कहना है कि वो कल से दफ्तर नहीं आए हैं। वो लोग भवन जरूर आए थे एक मीटिंग के लिए पर दफ्तर में नहीं आए हैं। नाराजगी इस बात को लेकर उनकी है कि तबादले जो हुए हैं उसमें उनकी नहीं सुनी गई। जब से वो डिपार्टमेंट में है उनकी नहीं चल रही है। पता चला कि नाराज दिनेश खटीक अपना सरकारी आवास छोड़कर मेरठ पहुंच गए हैं।
मेरठ में मीडिया ने जब खत के बारे में पूछा तो दिनेश खटीक की बॉडी लैंग्वेज ने पूरी कहानी बयान कर दी। सिर्फ 2 मिनट के लिए बताओ। कोई विषय नहीं है यार। जिस तरह की जानकारी मिल रही है भाई साहब, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया है भाई, कोई विषय नहीं। 4 शब्दों में राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपना जवाब दे दिया। यही कहा कि कोई विषय नहीं है, लेकिन विषय नहीं है तो योगी को बाईपास करते हुए दिल्ली की टॉप लीडरशिप तक खत के जरिए अपनी नाराजगी क्यों जताई? क्या योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं राज्य मंत्री दिनेश खटीक? क्या इस्तीफे की पेशकश से पहले योगी को अपनी बात बताई थी? क्या दलित होने की वजह से खटीक को साइडलाइन किया गया? योगी सरकार में विरोध के स्वर उठे तो विपक्ष ने मौके को लपकने में देरी नहीं की। मायावती ने निशाना साधते हुए प्रहार किया। उत्तर प्रदेश भाजपा मंत्रिमंडल के भीतर भी दलित मंत्री की उपेक्षा अति निंदनीय व दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी खबरें राष्ट्रीय चर्चाओं में सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता व दलितों के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार, शोषण व अन्याय को त्याग कर उनकी सुरक्षा व सम्मान का ध्यान रखने का दायित्व तो जरूर निभाए। वहीं अखिलेश यादव ने दिनेश खटीक के कंधे पर बंदूक रखकर योगी आदित्यनाथ पर चलाई। जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल गया, लेकिन जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पूरे मामले को ऐसे गटक गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। चंद सेकंड पहले तक जल शक्ति मंत्रालय के कामों की लिस्ट गिना रहे थे, लेकिन जब दिनेश खटीक का सवाल पूछा गया तो मंत्री जी कैमरे से भागते नजर आए। 20 मंडल हैं, 550 ग्राम पंचायतें हैं। इन स्थानों पर एक जनगणना या कैसे भूजल स्तर ठीक हो, इसके लिए अभियान सरकार द्वारा हमारे अटल भूजल योजना के तहत बाकी भूजल जो हमारे मनाए जा रहे हैं, जागरूकता फैलाया जा रहा है। सर, दिनेश खटीक नाराज या कहीं की इस्तीफे तक की बात कह दी है? आप पूछ लीजिए, हमें तो नहीं लगता। हम लोग तो कार्यकर्ता बढ़ाते हैं। इस्तीफे की पेशकश कर दिनेश खटीक ने अपनी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन मुश्किल यहीं तक नहीं है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी नाराज हैं। वजह है मुख्यमंत्री के ऑर्डर पर पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर समेत 5 अफसरों पर निलंबन की कार्रवाई। यहां तक कि जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे को हटा दिया गया। इसी लिस्ट में अगला नाम है ब्रजेश पाठक का। वैसे तो यूपी सरकार में ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम के साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, लेकिन उनके मंत्रालय में तबादले पर तबादले हो गए और उनसे पूछा तक नहीं गया। खबरों के मुताबिक सिर्फ रबर स्टैंप मंत्री बनकर नहीं रहना चाहते हैं ब्रजेश पाठक। ये नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि नाराज मंत्री नंबर 1 दिनेश खटीक जाति से दलित हैं, पश्चिमी यूपी से आते हैं। नाराज मंत्री नंबर 2 जितिन प्रसाद जाति से ब्राह्मण हैं, बड़े कद के नेता हैं। नाराज मंत्री नंबर 3 ब्रजेश पाठक जाति से ब्राह्मण हैं, जमीनी नेता हैं। मतलब ये कि योगी की दूसरी इनिंग की शुरुआत में मिले संकेत अच्छे नहीं हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। इस वक्त हर कोई ये समझना और जानना चाहता है कि योगी सरकार के अंदर आखिर चल क्या रहा है। क्यों 3 मंत्रियों की नाराजगी की खबरें आ रही हैं। इस बीच सीएम योगी ने भी अपने मंत्रियों को नसीहत दे डाली है। योगी ने कहा है कि मंत्री अपने दफ्तर और निजी स्टाफ पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। हालांकि मीडिया के कैमरों पर योगी के तीनों मंत्री ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद और दिनेश खटीक खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनके दिलों में क्या चल रहा है वो साफ साफ पता चल रहा है। आइए देखते हैं योगी सरकार के मंत्रियों की नाराजगी की इनसाइड स्टोरी। ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्री, यूपी सरकार। जितिन प्रसाद, पीडब्ल्यूडी मंत्री, यूपी सरकार। दिनेश खटीक, जल शक्ति राज्य मंत्री, यूपी सरकार। योगी सरकार के ये 3 मंत्री इस वक्त चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। सीएम योगी के इन 3 मंत्रियों की नाराजगी की खबरें यूपी से लेकर दिल्ली तक छाई हुई हैं। अब सवाल यह है कि आखिर योगी सरकार के इन मंत्रियों की नाराजगी की वजह क्या है? योगी सरकार के इन 3 मंत्रियों की नाराजगी की इनसाइड स्टोरी क्या है? यूपी के सियासी गलियारे में ऐसी चर्चा है कि क्या सबको फ्री हैंड चाहिए? आज हम आपको दिखाएंगे कि यूपी की योगी सरकार में आखिर चल क्या रहा है।
सीएम योगी के 3 मंत्री आखिर मन में क्या सोचे बैठे हुए हैं, आज हम इसके पीछे का पूरा सच जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको योगी सरकार के उन मंत्रियों को सुनवा देते हैं जिनकी नाराजगी के चर्चे लखनऊ से दिल्ली तक हो रहे हैं। सबसे पहले आज तक की टीम योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक के पास पहुंचती है। अभी आज तक का सवाल शुरू ही हुआ था कि मंत्री जी ने फौरन उसका जवाब भी दे दिया। आप भी सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने आज ट्वीट भी किया है कि समन्वय के साथ मंत्री काम करें। आज इस तरीके की खबरें आ रही थी, चाहे जितिन प्रसाद को लेकर। कोई दिक्कत नहीं, सब बहुत अच्छा है। अब योगी सरकार के अगले मंत्री यानी पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को सुनवाते हैं। जितिन प्रसाद भी कह रहे हैं नाराजगी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और यही प्रयास है कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें। और राष्ट्रीय नेताओं से मिलना कभी भी मिल सकते हैं जब समय मिलेगा, मगर ऐसा मेरा कोई अभी मिलने का कोई विचार नहीं। आज तक की टीम योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक के सरकारी आवास पर भी पहुंचती है, लेकिन वो वहां मिलते ही नहीं है। अब सवाल यही है कि यूपी में उथल पुथल सी क्यों मची है। पहले डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के स्वास्थ्य मंत्रालय के विभाग में हुए तबादलों पर सवाल खड़े होते हैं। फिर मंत्री जितिन प्रसाद के पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए ट्रांसफर पर सीएम योगी जांच बिठा देते हैं, जबकि पशुपालन विभाग में 50 करोड़ के घोटाले की जांच अपर मुख्य सचिव को सौंपी गई है। जितिन प्रसाद के बारे में तो खबरें यहां तक आ गईं कि वो पूरे घटनाक्रम के मद्देनजर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि वो इन तमाम खबरों को खारिज कर रहे हैं। चलिए अब आपको जितिन प्रसाद की नाराजगी की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। तो सुनिए, जितिन प्रसाद के मंत्रालय लोक निर्माण विभाग से 350 से अधिक इंजीनियर्स का तबादला हुआ था। पीडब्ल्यूडी के करीब 200 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और 150 से अधिक असिस्टेंट इंजीनियर्स का तबादला हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए तबादलों पर सीएम योगी ने सिर्फ जांच बिठाई, बल्कि जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे भी नप गए। भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए अपर सचिव अनिल पांडे के खिलाफ विजिलेंस जांच और विभागीय कार्रवाई की भी सिफारिश योगी सरकार ने कर दी है। जो लोग योगी सरकार के वकील हैं, योगी सरकार है जो अपने को ईमानदार कहते हैं, पहले स्वास्थ्य विभाग में इसी तरह हुआ। उप मुख्यमंत्री खड़े रह गए और प्रमुख सचिव ने बता दिया कि सब हमारी मर्जी से होगा, अब कुछ नहीं है। अब इस विभाग में हुआ, या तो एक ओएसडी की इतनी हैसियत है कि वो मुख्यमंत्री को बाईपास कर जाता है, या ये सरकार खुद बेईमानी में लिप्त है और जब हल्ला हो जाता है तो छोटे मोटे अधिकारियों को हटा के अपनी पीठ ठोकना चाहते हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और योगी सरकार में मंत्री बनाए गए जितिन प्रसाद के पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए ट्रांसफर में ऐसे अधिकारियों का भी तबादला किया गया था जो जीवित भी नहीं है। जूनियर इंजीनियर घनश्याम दास का तबादला झांसी कर दिया गया था, जिनका 3 साल पहले ही निधन हो चुका है। इसी तरह से राजकुमार का तबादला इटावा से ललितपुर जिले में कर दिया गया था, जबकि इस नाम का कोई शख्स विभाग में है ही नहीं। पीडब्ल्यूडी मंत्री विभाग में तबादलों की गड़बड़ियों को लेकर चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। आप सभी को ज्ञात है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी हैं वहां कार्रवाई होगी और जहाँ का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियां हैं तो ये जीरो टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाएगा। अब डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक की नाराजगी के पीछे वजह क्या निकल कर आ रही है, वो आपको दिखाते हैं। ब्रिजेश पाठक के स्वास्थ्य मंत्रालय में भी ट्रांसफर का खेल सामने आया था। स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों पर काफी आपत्तियां आई थी। डॉक्टर्स ने आरोप लगाए थे कि तबादला नीति को दरकिनार करके ट्रांसफर किए गए। एक जिले में तैनात पति पत्नी का ट्रांसफर अलग अलग जिलों में कर दिया गया। इस मामले में विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद से जवाब तलब किया गया था। इसके बाद सीएम योगी ने तबादलों पर जांच बिठा दी। योगी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक साल 2017 में चुनाव से पहले बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्हें योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में दिनेश शर्मा की जगह डिप्टी सीएम बनाया गया था। ब्रिजेश पाठक कभी अचानक अस्पताल के दौरे से चर्चा में रहे, तो अब उनके विभाग में ट्रांसफर और पोस्टिंग के खेल से
वो सब ऐसे चलता रहता है, सब ठीक हो जाएंगे अंतरी मंत्री साहब। एक बार खोखेंगे योगी जी तो सब सही हो जाएंगे। और योगी सरकार से जो तीसरे मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं वो हैं दिनेश खटीक। आइए इनकी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताते हैं। दिनेश खटीक की नाराजगी को लेकर कहा जा रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय का राज्य मंत्री होने के बावजूद अधिकारी उनकी नहीं सुनते। दिनेश खटीक ने कई तबादलों की लिस्ट दी थी, लेकिन अधिकारियों ने उनसे कैबिनेट मंत्री से बात करने को कह दिया था। दिनेश खटीक मेरठ के हस्तिनापुर से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं और योगी सरकार में लगातार दूसरी बार मंत्री बनाए गए। सीएम योगी ने मंगलवार को सभी मंत्रियों के साथ बैठक की तो उसमें भी दिनेश खटीक नहीं पहुंचे थे। दिनेश खटीक के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने सरकारी गाड़ी और सुरक्षा भी छोड़ दी है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको दिखाते हैं सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों का एनकाउंटर। जी हां, करीब 6 घंटे तक भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास मूसेवाला के हत्यारों और पंजाब पुलिस के बीच मुठभेड़ चलती है और अंत में मूसेवाला के हत्यारे 2 गैंगस्टर्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन इस एनकाउंटर के पीछे जो सीक्रेट स्टोरी है वो बहुत दिलचस्प है। कैसे पता चला कि मूसेवाला के हत्यारे 2 शार्प शूटर्स जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू अटारी बॉर्डर के गांव में छिपे हुए हैं और कैसे पंजाब पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। क्या आज मूसेवाला की मौत का हिसाब चुकता हो गया? क्या आज मूसेवाला हत्याकांड का बदला पूरा हो गया? क्या आज मूसेवाला को मारने वाले गैंगस्टर को वैसे ही मौत मिली जैसी उन्होंने मूसेवाला को दी थी? क्या मूसेवाला के हत्यारों को इस तरह से यमराज के पास पहुंचाना चाहती थी पंजाब पुलिस? क्या आज इस एनकाउंटर के साथ मूसेवाला के फैंस को तसल्ली मिल गई? 29 मई को पंजाबी सिंगर मूसेवाला की थार जीप पर बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के गैंगस्टर हमला करते हैं और ताबड़तोड़ 40 गोलियों से मूसेवाला का जिस्म छलनी कर देते हैं ताकि मूसेवाला के बचने की कोई गुंजाइश ही न बचे। मूसेवाला की मौत के ठीक 53 दिन बाद उनके कातिलों की अंत कथा लिखी जाती है। जी हां, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के 2 गैंगस्टर्स को पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर भकना गांव में करीब 6 घंटे तक एनकाउंटर चलता है। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजने लगता है। मूसेवाला को मारने वाले गैंगस्टर्स जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत मन्नू को पंजाब पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर देती है। पंजाब पुलिस ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद 2 शार्प शूटर्स को मार गिराया, गैंगस्टर्स को मार गिराया। हमारे साथ डीएसपी संजीव कुमार है। संजीव जी, किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? सूझबूझ की वजह से यहाँ बड़े हादसे को सुरक्षा बलों ने टाल दिया। एक सफलतापूर्वक ऑपरेशन जो है वो पंजाब पुलिस ने किया। पूरा एरिया को कॉर्डन करके तो ऑपरेशन चलाया। एजीटीएफ का ऑपरेशन था, तो इसमें हम लोग पूरा असिस्ट किया। तो सर, कितनी मशक्कत करनी पड़ी? कितनी फायरिंग है? यहाँ से एक ही एंट्रेंस ऑपरेशन चला, तो आप मशक्कत का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। पहले फायरिंग गैंगस्टर्स ने की थी पुलिस? जी, पहले सरेंडर का उनको मौका भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने फायरिंग। कितने गैंगस्टर्स थे यहाँ पर? 2। दोनों मार गिराए? जी। पंजाब पुलिस को सूचना मिलती है कि मूसेवाला के मर्डर के बाद गैंगस्टर जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू पाकिस्तान भागने की फिराक में हैं और अमृतसर जिले में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ठहरे हुए हैं। पिछले 52 दिन से पुलिस जगरूप सिंह रूपा और मन्नू को तलाश रही थी। तभी पुलिस को पुख्ता सूचना मिलती है कि जगरूप और मन्नू अमृतसर जिले के भकना गांव में खेतों में बने एक मकान में छिपे हैं। पुलिस बेहद सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हुए इलाके में पहुंच जाती है और ये कंफर्म करती है कि कहीं इस मकान में कोई और तो नहीं रहता है। जब गांव वाले ये कंफर्म कर देते हैं कि खेत में बने इस मकान में कोई नहीं रहता है तो ऑपरेशन एनकाउंटर शुरू होता है। पुलिस ने सुबह तकरीबन 11 बजे गैंगस्टर्स को घेर लिया। शुरुआती 2 घंटों में दोनों तरफ से जोरदार फायरिंग होती है। पुलिस के मुताबिक मूसेवाला के कत्ल में इस्तेमाल हुए हथियार इन्हीं गैंगस्टर्स के पास थे।
और इन्हीं हथियारों से वो पुलिस पर हमला करते रहे। इस तरह 6 घंटे एनकाउंटर चलता है। इस ऑपरेशन के दौरान 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी होते हैं और आखिर में पुलिस गैंगस्टर जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत मन्नू को ढेर कर देती है। पुलिस को इन दोनों के पास से AK-47 राइफल और पिस्टल भी बरामद होती है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇ ਵਰ ਸਾਈਟਡ ਇਨ ਦੈਟ ਏਰੀਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰ ਚ ਵੜ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤਾਂ AJTF ਦੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਕਾਰਨਰਡ ਤੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਬੀਇੰਗ ਕਾਰਨਰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰ ਹੈਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ये दोनों गैंगस्टर जड़े है। मूसेवाले के कातिलों का वही अंजाम हुआ जो किसी अपराधी का होना चाहिए। पंजाब पुलिस ने कई घंटों चले एनकाउंटर में 2 शूटर्स को ढेर कर दिया। वहीं राजस्थान पुलिस का सामना एक पाकिस्तानी अपराधी से है जो नुपुर शर्मा को मारने के लिए हिंदुस्तान में घुसपैठ करने की फिराक में था। रिजवान अशरफ की गिरफ्तारी इंटरनेशनल बॉर्डर से हुई है। अब रिजवान के दिल में दफन राज को उगलवाने में जांच एजेंसियां जुटी हुई है। पाकिस्तान से नुपुर शर्मा को मारने आया। मौलवियों की बैठक में टारगेट सौंपा गया। 5 बसें बदली, 20 किलोमीटर पैदल चला। रिजवान के भारत में घुसने की पूरी कहानी। पाकिस्तान में बैठे इंसानियत के दुश्मन हिंदुस्तान में आतंक की साजिश रचते हैं तो बॉर्डर पार बैठे मौलाना भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए कातिलों का दस्ता तैयार कर रहे हैं। सबूत है इंटरनेशनल बॉर्डर से हुई रिजवान अशरफ की गिरफ्तारी। देखिए, दिनांक 16-17 जुलाई की मध्य रात्रि पर एक व्यक्ति जो है वो बॉर्डर का पिलर क्रॉस करके फेंसिंग के पास आ गया था, जिसको BSF के गार्ड्स ने चैलेंज करके उसको अरेस्ट किया और उसके बाद उसको हिंदूमल कोर्ट पुलिस थाना को सुपुर्द किया। हमने उसमें एक FIR दर्ज की। FIR दर्ज करके जो मल्टी एजेंसी ज्वाइंट इंटरोगेशन कमेटी है उसको फॉर्म करके वो शुरू करी। आज शाम को ज्वाइंट इंटरोगेशन कंक्लूड हुआ है। JIC से जो प्राइमरी तथ्य जो बाहर आया वो ये है कि इस व्यक्ति का नाम रिजवान अशरफ सन ऑफ मोहम्मद अशरफ, उम्र 24 साल, निवासी कुटियाल शेखा पाकिस्तान का है। इसके पोजेशन में एक बैग मिला है जिसमें कुछ कपड़े, कुछ धार्मिक किताबें, 2 चाकू, एक बड़ा एक छोटा, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान है। इसने प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया है कि ये यहाँ पर जो नुपुर शर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिया था उसके विरोध में उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर ये आना चाहता था। नुपुर शर्मा की हत्या के लिए भारत में घुसे रिजवान ने पूछताछ के दौरान सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा नंबर 1, मौलवियों ने नुपुर की हत्या के लिए भेजा था भारत। खुलासा नंबर 2, पाकिस्तान की मंडी बहाउद्दीन में हुई थी एक पंचायत। खुलासा नंबर 3, मौलवियों ने नुपुर शर्मा का डेथ वारंट जारी किया। खुलासा नंबर 4, अजमेर पहुंचकर साजिश को अंजाम देना था। खुलासा नंबर 5, राजस्थान में एक्टिव स्लीपर सेल मदद करता। पहले इसने प्लानिंग की थी लाहौर जाने के लिए और लाहौर से भारत आने के लिए, मगर सख्ती के बाद यह तारबंदी के जरिए श्री गंगानगर से होकर अजमेर आना चाहता था और फिर अजमेर आकर नुपुर शर्मा का पता लगाना चाहता था। इसका कहना है कि मंडी बहाउद्दीन में मौलवियों की एक बैठक हुई जिसमें तय किया गया कि नुपुर शर्मा को मारा जाएगा और इसी वजह से ये भारत आया है। लेकिन अभी भी इसके बारे में पूरी तफ्तीश सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। रिजवान से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ के दौरान रिजवान ने बताया है कि मदरसे में पढ़ाई की है, 3 भाषा लिख और बोल सकता है, यानी उर्दू, पंजाबी और हिंदी का उसे ज्ञान है। और तो और भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद के संगठन से भी जुड़ा हुआ था।
सुरक्षा एजेंसियां पता लगाने में लगी हुई है कि पाकिस्तान से भारत आकर नुपुर शर्मा की हत्या का प्लानिंग करने वाला रिजवान का कौन सा आका भारत में बैठा हुआ है, क्योंकि माना जा रहा है कोई न कोई मददगार इसका भारत में है। कहा जा रहा है कि मंडी भाउद्दीन में यह मस्जिदों में तकरीरें करता था और रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट के साथ काम करता था। यह भी पूछताछ में पता चला है कि लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के सामाजिक संगठन जमातुल दावा में भी यह जाता रहा है। यह 8वीं पास है और इलेक्ट्रिशियन का काम करता है वहां पर। इसके 3 बच्चे भी हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर के पास बॉर्डर के करीब बीएसएफ ने रिजवान को 16 जुलाई की रात धर दबोचा था। तभी से रिजवान अशरफ से पूछताछ जारी है। रिजवान के बैग से 2 चाकू मिले हैं। ये भी जानकारी मिली है कि रिजवान को पता था कि नुपुर शर्मा कहां रहती है। अजमेर पहुंचने के बाद रिजवान अशरफ स्थानीय मदद के जरिए पहले नुपुर तक पहुंचता और फिर हत्या को अंजाम देता। लेकिन नुपुर शर्मा की हत्या के नापाक प्लान पर देश की सुरक्षा एजेंसियों ने पानी फेर दिया। अब रिजवान अशरफ के आकाओं के राज उगलवाने में जांच एजेंसियां जुट गई है, ताकि पता चल सके कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानी साजिश से जुड़े चेहरे किसके हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो एक के बाद एक अलग अलग शहरों में कैसे दहशत फैलाने की कोशिश है वो तो आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं पटना टेरर मॉड्यूल में नए खुलासे हुए हैं। ये तस्वीर पटना टेरर मॉड्यूल में दर्ज हुई एफआईआर के आरोपी नंबर 6 की है। नाम है मोहम्मद तौसीफ। इस वक्त मधुबनी के रहने वाले तौसीफ को जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। परिवार वालों ने ये कबूल किया है कि तौसीफ एक एक्टिव पीएफआई का सदस्य है और वो पूर्व में मिथिलांचल क्षेत्र का पीएफआई अध्यक्ष भी जो है वो रह चुका है। यानी कि 2014 से जो है वो पीएफआई से जुड़ा हुआ है। और जो सबसे सनसनीखेज खुलासा दरअसल ये हुआ है कि 2016 में जब पटना के गांधी मैदान में जाकिर नायक और असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में एक रैली का आयोजन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैनर तले किया गया था, तो उसमें मोहम्मद तौसीफ ने भी जो है वो शिरकत की थी और आरोप है कि उसने देश विरोधी नारे लगाए, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए और उसी आरोप में उसे उस वक्त गिरफ्तार किया गया था और उसे 3 महीने के लिए जो है उसे जेल में भी जो है भेजा गया था। आज तक की टीम मधुबनी में तौसीफ के घर पहुंची। सुनिए फरार बेटे पर लगे आरोपों पर घर वालों ने क्या सफाई दी। उसके बारे में क्या कहेंगे, वो तो यहाँ रहता है, तब वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ उसको तो हम नहीं जानते हैं। वो तो लड़का यहाँ रहता है। 13 तारीख को गया है सामान लाने के लिए, मुजफ्फरपुर से बोल के गया है कि जा रहे हैं सामान लाने के लिए। यही तो है बात, और पूर्ण बात है। तो अभी क्या मोहम्मद तौसीफ घर पर है, क्या कहाँ है, कोई जानकारी आपको? ना, हमको जानकारी नहीं है। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। पुलिस कह रही है कि अभी फरार है। तो आपसे कोई बात हो पाई है बेटे की? कोई बात नहीं। आखिरी बार कब बात हुई थी? तो 13 तारीख को गया है, 13 तारीख को बात है। 13 तारीख को आखिरी बार बात हुई है। हाँ। घर कब आया था? वो तो घर ही पर रहता है, तो यही रहता है। तो मतलब ये बताइए, जो पूरा मामला अगर जो बताया जा रहा है पीएफआई के साथ लिंक्स की बात कही जा रही है, तो क्या पीएफआई का सदस्य है तौसीफ? देखिए हमको नहीं, वो तो बहुत पहले था, अभी तो कोई सदस्य नहीं। अभी तो दुकान करता है, यहाँ रहता है। घर वालों ने पीएफआई से रिश्ते की बात कबूली। हालांकि अब यही कहना है कि तौसीफ अब वैसा नहीं है जैसा पहले था। जी जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं भी, मतलब एक मेंबर के तौर पर। हाँ, जो मतलब कोई पद पे नहीं है उसके, वो अभी 2 साल से वो अपना काम धाम संभाल रहे थे। अब वो अंतकी जो वहाँ पर हुआ है मामला, उसमें मेरा भाई का कोई लेना देना नहीं है। और वो उनका जो एक कैरेक्टर है वैसी कोई मतलब हम लोग को कभी लगा नहीं। वो बहुत मतलब अच्छे आदमी है। मोहम्मद तौसीफ को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं वह बेहद चौंकाने वाली हैं। दरअसल परिवार वालों ने माना है कि तौसीफ पीएफआई का एक एक्टिव सदस्य है और 2016 में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में वह जेल भी जा चुका है। मगर अब पटना आतंकी मॉड्यूल मामले में जो तौसीफ का नाम सामने आया है, उसके बाद से ही तौसीफ फरार चल रहा है। मगर परिवार वालों का दावा है कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है और उनका बेटा पूरी तरीके से निर्दोष है।
कैमरा पर्सन नदीम आलम और प्रहलाद कुमार के साथ रोहित सिंह, बेनीपट्टी, मधुबनी, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।